नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आपका समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भू सुधार के उद्देश्यों को बताते हुए इसके समक्ष आई चुनौतियों की चर्चा करें। मतलब उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था और इसके समक्ष आई चुनौतियां क्या थी, आपको इसी पे चर्चा करना है। मतलब इस प्रश्न में जो है वो दो भाग है। एक तो भूमि सुधार क्या है, उसके उद्देश्य वो बता देना है, और उसके समक्ष जो चुनौतियां आई थी उसको लागू करने के लिए के संदर्भ में उसकी चर्चा कर देनी है। तो ठीक है, एक छोटा सा आप परिचय दे दीजिए कि भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि के स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण। और अब अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, अगर भूमि के स्वामित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि कहीं न कहीं जो वितरण की प्रणाली थी उसमें दोष था, उसमें खामियां थी, तो उसी को आप यहाँ बता दीजिए कि आजादी के पूर्व धन या संपत्ति का केंद्रण, चूंकि धन या संपत्ति आजादी के पहले उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो भूमि ही होता था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में जो है वो लैंड की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर की उपयोगिता ज्यादा थी, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की का जो ग्रोथ था वो उस तरीके से अभी नहीं हो पाया था। तो वही कहा जा रहा है कि आजादी के पूर्व धन संपत्ति का संकेंद्रण कुछ लोगों तक सीमित था। अतः आजादी के बाद देश के नीति निर्माताओं द्वारा सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत यह प्रयास किया गया कि किसी के पास आवश्यकता से ज्यादा भूमि न हो और किसी के पास इतना कम भी न हो कि वह अपना पेट न भर सके। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया। मतलब ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया, तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो भूमि को इस तरीके से बांटा जाए कि किसी के पास बहुत ज्यादा ना हो और किसी के पास ऐसा ना हो कि वो अपने पेट भरने के लिए अनाज का उत्पादन ना कर सके। मतलब एक रैशनल तरीके से इसके वितरण की बात की गई थी। तो वही आपने इसको बता दिया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब भूमि सुधार कानून जो लाया गया वो किस लिए लाया गया था, तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर आगे देखिए। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि भूमि सुधार के घटक, भाई अगर ये व्यवस्था लाई गई है तो ये कैसे काम करेगी, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे इसको लागू किया जाएगा, वो यहाँ बात करनी है। तो इसके घटक हैं, सबसे सबसे पहला घटक है कि मध्यस्थों का उन्मूलन। मतलब जो बिचौलिया हैं उनका उनके उन्मूलन की बात की जा रही है। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। फिर भू स्वामित्व की सीमा तय करना। भूमि का चकबंदी। अब ये सब देखिए, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए। फिर भू अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं व्यवस्थित करना। ये भूमि सुधार के घटक हैं, इनके माध्यम से जो है वो भूमि सुधार होगा। तो ये आप यहाँ इसका उल्लेख कर दीजिए। और उपयुक्त उपर्युक्त प्रयासों के तहत हुआ क्या, काश्तकारों को भूमि का हस्तांतरण संभव हुआ। ये जो काश्तकार लोग थे, जो छोटे कृषक थे या जो बड़े बड़े भूस्वामियों के यहाँ मजदूरी करते थे, उनके यहाँ कृषक मजदूर थे, तो उनको जो है भूमि का हस्तांतरण संभव हुआ। फिर हदबंदी द्वारा भू स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय कर दी गई।
मतलब जैसे पहले क्या था कि किसी के पास 1000 बीघा जमीन, किसी के पास 500 बीघा जमीन, और किसी के पास कुछ भी नहीं। तो एक रेशनल तरीके से एक सीमा तय की गई कि यदि भाई आप मैक्सिमम 50 बीघा, 40 बीघा या 20 बीघा जो भी है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। और बाकी जो आपकी भूमि है वो आपसे ले ली जाएगी, और जिनके पास भूमि नहीं है उनको बांट दी जाएगी। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि हदबंदी द्वारा भू स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय की गई। फिर चकबंदी द्वारा बिखरी जोतों को इकट्ठा किया जा सका। देखिए जो चकबंदी होता है, चकबंदी ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति है और उसके जो खेत है, हो सकता है कि 4 बिस्सा यहाँ हो, 4 बिस्सा वहां हो, 4 बिस्सा वहां हो। तो इस चकबंदी के तहत प्रयास किया जाता है कि चूंकि उसके पास ले दे करके कुल 12 बिस्सा खेत है, तो 12 बिस्सा खेत को एक जगह उसको दे दिया जाए, ताकि जो है उसको जोतने में, उसको बोने में ये सब सहूलियत हो। और वो अगर उसका उसके सारा भूमि एक ही जगह रहेगा तो वो एक जगह से रह करके ही अपने पूरे खेत का निरीक्षण कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। लेकिन अगर वही खेत उसका 1-1 किलोमीटर के रेंज पे हो, 1-2 किलोमीटर के रेंज पे, तो उसको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। और इससे जो है उसके कार्य की दक्षता तो प्रभावित होगी ही होगी, वो अपने खेतों का भी उस तरीके से संरक्षण नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है कि यदि आप अनाज बो दे रहे हैं तो बोने के बाद ऐसा तो नहीं कि आपको बस काटने जाना है, उसको समय समय पर उसकी उसमें कई चीजें होती हैं, उसमें निराई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है, तो तमाम देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो वही चकबंदी के तहत प्रयास किया गया कि अगर एक किसान है तो उसकी जितनी भी इधर उधर की जमीनें हैं वो उसको सम्मिलित करके एक जगह दे दिया जाए। तो ये प्रयास किया गया। और सहकारी कृषि को बढ़ावा मिला इसके तहत। जो सहकारिता था, एक समय था 1950-60 के दशक में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका थी कृषकों को उन्नत बनाने में, तो वो यहीं से प्रयास हुआ कि सहकारी कृषि को बढ़ावा मिला। और फिर उन्नत बीजों का वितरण एवं शोध बढ़ा। मतलब इनसे ये कहा जा रहा है कि जो बीज थी उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, नए नए बीजों पे शोध हुआ, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में जो है वो मशीनीकरण को बल मिला। मशीनीकरण को बल मिला, जैसे पहले क्या था, हल बैल से खेती होती थी, फर्टिलाइजर उस तरीके के नहीं होते थे, जो जो जैविक फर्टिलाइजर होते थे उनका प्रयोग होता था। कृषि यंत्रों का उस तरीके से विकास नहीं था, जैसे ट्रैक्टर विक्टर का उतना प्रचलन नहीं था। तो अब क्या था कि इसके माध्यम से कृषि में जो है वो मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ा। तो आप इस सब चीजों को दिखा देंगे। ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और इससे जुड़ने के आपको फायदे बहुत हैं। जो सबसे पहला फायदा तो यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। और यदि आप हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आंसर आप वहां लिख करके पीडीएफ में आप हमें भेज दीजिए, हम सेम डे मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी, जो गलती रहेगी, वो आपको बता देंगे। और इसके माध्यम से आप अपने उत्तर को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम की इतनी उपयोगिता है, तो इसको इससे आप लोग जरूर जुड़े। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको लाइक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसको आगे बढ़ाइए, ताकि हमको भी एक प्रेरणा मिले आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार संबंधी प्रयासों के समक्ष आई चुनौतियां। देखिए, अब प्रश्न के जो द्वितीय भाग है अब उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले भाग में तो आपने बता दिया कि भूमि सुधार कानून क्यों लाया गया, उसके तहत क्या प्रयास किए गए, और उससे क्या लाभ मिले। अब चुनौतियां दिखानी है कि भाई अगर ये व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कारगर नहीं साबित हो पाई, या इसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी तरीके से उतनी प्रभावी तरीके से नहीं हो पाया जितना लोगों ने उम्मीद किया था, तो वो क्यों नहीं हो पाया, तो उसको आपको दिखाना है, जो आपके प्रश्न के दूसरे पक्ष का डिमांड है। तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन से संबंधित चुनौती।
जमींदारों को खुद राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा होना, और साथ ही साथ जमींदार, नौकरशाह और राजनेता का गठजोड़। इसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए, कोई भी व्यवस्था का जो नियमन होता है, संचालन होता है, वो कौन करता है? भाई, जो नियम कानून बनाते हैं वो नेता लोग बनाते हैं, वो हमारी संसद बनाती है, हमारी विधायिका बनाती है, और उसमें कौन लोग होते हैं? वही माननीय लोग। फिर इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इनका क्रियान्वयन कौन करता है? तो वो हमारे नौकरशाह जो होते हैं, जो इनके द्वारा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जितने बड़े बड़े जमींदार थे वो एक तरीके से कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं, और वो खुद विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं। तो और उन्हीं के पास ज्यादा भूमि थी, तो वो कभी चाहेंगे कि हमारी भूमि इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, हम अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। तो उन्होंने एक तरीके से ऐसा गठजोड़ बनाया कि इस व्यवस्था को सही से लागू ही ना हो सके, मतलब इसमें लेट लतीफी हो या इसके क्रियान्वयन को जो है वो शिथिल कर देना, ये प्रयास किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट वही है। फिर जमींदारों द्वारा अपनी भूमि को निकट संबंधियों के नाम ट्रांसफर कर देना। देखिए, अगर फिर भी ये हुआ कि नहीं, अब कुछ तो जमीन हमको ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी, तो ये काश्तकारों को, जो जेन्युइन लोग थे, उनको ना करके, मतलब हदबंदी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी भूमि, जैसे अपने सगे जो निकट निकट के रिश्तेदार हैं उनको, कि भाई 10 बीघा तुम ले लो, 5 बीघा तुम ले लो, 20 बीघा तुम ले लो, इस तरीके से उन्होंने अपने जमीन को अपने ही लोगों में बांट दिया, जो कि गलत था, इस नियम के खिलाफ था। क्योंकि इसके तहत ये प्रावधान था कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि प्रदान करने की बात कही गई थी। तो ये आप दिखा देंगे। फिर चूंकि संविधान में जो पहले संपत्ति जो है वो मूल अधिकारों से जुड़ा था, अतः इसे लेकर जमींदारों द्वारा कोर्ट में मुकदमा दायर करना, जिससे भूमि सुधार कानूनों की गति धीमी पड़ गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार था, और मूल अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की डायरेक्ट शक्ति प्रदान है लोगों को। तो इसी के तहत क्या किए कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो बोले कि भाई, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और वो कोर्ट में चले गए। अब जान ही रहे हैं कि कोर्ट में भाई, एक तरफ इतनी बड़ी बॉडी जो बहुत ही साधन संपन्न है, जमींदार वर्ग है, उसके अगेंस्ट में कौन जा रहा है? तो सरकार जा रही है। सरकार में भी कौन बैठे हैं? यही लोग बैठे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज को कोर्ट के माध्यम से भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो आप इसमें चुनौतियों में ये भी दिखाएंगे। फिर 1950 से 60 के दशक में सरकार के पास भूमि से संबंधित अभिलेखों का रिकॉर्ड नहीं होना। जैसे आज अभी पिछला जब मैं क्लास पढ़ाया था, तो सुशासन के तहत ये मैंने बताया था कि जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है वो अब ऑनलाइन उपलब्ध है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं कर रही है, भारत में जितने भी राज्य हैं वो अपने सारे भूमि को ऑनलाइन रख रहे हैं। कौन किसका मालिक है, सब सारी चीजें ऑनलाइन है। लेकिन सोचिए, आज के आज़ादी के जस्ट बाद क्या है कि भाई, कंप्यूटर का तो जमाना था ही नहीं, और बहुत सी ऐसी जमीनें थी कि वो किसकी हैं, उस पे रियली में किसका हक होना चाहिए, वो किसके पास है, इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं था सरकार के पास। तो ये एक बड़ी समस्या थी भाई, जब आपके पास किसी चीज का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो वो एक बड़ी समस्या थी, उसकी आप चर्चा कर दीजिए यहाँ। फिर जमींदारों द्वारा काश्तकारों एवं छोटे भू मालिकों पर प्रभाव दिखाकर पुनः भूमि पर कब्जा कर लेना। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ठीक है, हो सकता है कि सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में कोई जमींदार है, उसकी कुछ खेत जो है वो छोटे काश्तकार या जो छोटे कृषक वर्ग है उनको मिल गया, कुछ जमीनें मिल गई। लेकिन हुआ क्या भाई, ग्राउंड लेवल पे वो इतने कमजोर थे, तो जो जमींदार थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उनके अपने लठैत होते थे, छोटी मोटी अपनी सेना रखते थे सब उस समय। तो ये लोग क्या किए कि सरकार तो दिला के गई कब्जा, कागज में तो मालिक आप हैं, मतलब जो काश्तकार है उसको तो मालिकाना हक मिल गया, लेकिन अभी भी वो अपने खेतों में
वो जुताई बुआई का काम नहीं कर सकता। मतलब एक तरीके से कागज में आप भले बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो अभी भी जमींदार के नियंत्रण में है, जमींदार ही उसका उपभोग कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती उस समय निकल करके आई। तो ये सारी चीजें आप दिखाएंगे, फिर आगे देख लीजिए। फिर चकबंदी में चुनौती। अब इसमें बी में दिखाई चकबंदी में चुनौती। तो भूमि का रिकॉर्ड नहीं होने से एक भूस्वामी की समस्त भूमि के टुकड़ों की वास्तविक जो है वो जानकारी नहीं होना। भाई आप चकबंदी कब करेंगे? चकबंदी अगर होगी तो तभी तो आप कर सकते हैं जब समस्त जो भूमि है उसकी आपको आपके पास जानकारी हो कि ये भूमि रामलाल की है, ये भूमि श्यामलाल की है, तो श्यामलाल की भूमि कहाँ कहाँ है। तो जब इसकी सही से जानकारी होगी तभी ना आप श्यामलाल की सारी भूमि को इकट्ठा करेंगे और उसी हिसाब से उसका उसकी माली जो कीमत है वो तय करके उनको एक जगह भूमि देंगे। लेकिन आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये चकबंदी में एक चुनौती आई कि भाई चकबंदी लाया तो अच्छे उद्देश्य से था, लेकिन चकबंदी इसलिए बहुत सफल नहीं हो पाया कि रिकॉर्ड नहीं था। फिर कृषकों की अपनी भूमि के प्रति लगाव, अतः वे सरकार को सहयोग नहीं कर रहे थे। इसमें यह था कि कोई कृषक जो है वो पुश्त दर पुश्त किसी भूमि पे मतलब वो अपना खेती कर रहा था, तो उसमें ये भावना है कि भाई हम अपना खेत क्यों छोड़े। हालांकि वो अगर खेत छोड़ता, उसके जो अगर 4 जगह के खेत थे तो वो 3 जगह तो उसको छोड़ना पड़ता, उसको एक ही जगह आसपास के खेत मिल जाते। लेकिन उसका ये था कि नहीं, हमको जहां जहां हमारा खेत है हमको वही वही खेत चाहिए। मतलब उन खेतों से किसानों का जो है वो भावनात्मक लगाव हो जाता है। जैसे आपकी कोई संपत्ति है, 4 जगह है, तो आपका उससे लगाव हो जाता है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए वो जो है सरकार को सहयोग नहीं कर रहे थे। फिर बिखरी भूमि के प्रत्येक टुकड़ों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता में पर्याप्त भिन्नता थी, जिससे उनकी कीमत निर्धारण में समस्या उत्पन्न हो गई थी। देखिए ये समझिए, जैसे सपोज करिए कि किसी के पास 1 बीघा जमीन है और 2 बीघा उसकी कहीं और है, 2 बीघा को कहीं और है, मतलब कुल 5 बीघा है। तो 1 बीघा जो है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है। जो दूसरा 2 बीघा है उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है, उसमें उपजाऊपन बहुत मतलब पहले से तो कम है। लेकिन जो तीसरी है एक तरीके से बंजर है। अब समस्या ये है कि भाई अगर इसको अब इसके पास है तो 5 बीघा, लेकिन अगर जो अब ये कह रहा है कि हमारी जो 1 बीघे की जो जमीन जो बहुत उपजाऊ है उसी के बगल हमको 4 बीघा दे दीजिए और, ताकि हमारा 5 बीघा पूरा हो जाए। लेकिन क्या इसको 5 बीघा दिया जा सकता है? आप ऐसे सोचिए कि आपकी जमीन, सपोज करिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के जो पॉश एरिया है वहां आपके पास एक 100 गज का मकान है, 100 गज की जमीन है। फिर वही 200 गज की जमीन आपका अलीगढ़ में है, 400 जब की गुड़गांव के उधर है, मतलब थोड़ा सा इंटीरियर क्षेत्र में। तो क्या आपको ये 400 200 600 700 मिला करके क्या दिल्ली में दिया जा सकता है उतनी जमीन? नहीं, क्योंकि दिल्ली की जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। तो वही समस्या यहाँ भी आ रही थी कि भाई कैसे इनकी जो है कीमत का कैसे निर्धारण किया जाए, कि मतलब उनको किस तरीके से जमीन बांटी जाए। इसमें एक समस्या ये होती थी कि पहले तो किसानों को लगता था कि यार हमारे पास 5 बीघा जमीन थी, भले वो 2 बीघा है तो एकदम बेकार थी, 2 बीघे में बहुत कम उत्पादन होता था, एक ही बीघा उसके पास कायदे की जमीन थी। अब ये नियम लाया गया कि ठीक है उसका 5 बीघा में जो 4 बीघा हटा करके उसको 1 बीघा और दे दिया जाए, लेकिन वो खूब उपजाऊ हो। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि 2 बीघे से हमको जो है ज्यादा हम उत्पादन कर लेंगे, ज्यादा हम राजस्व कमा लेंगे, ज्यादा लाभ हमको मिल जाएगा। वो इसका नहीं, उसको ये अफसोस होता था कि हमारी जो है 5 बीघे की जमीन चली गई। तो ये एक बड़ी समस्या थी। फिर जो है ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव और उनके बीच कई तरह के अफवाहों का फैलना, जैसे उन्हें उनकी भूमि से अलग कर दिया जाएगा, सरकार जमींदारों के हित में काम कर रही है। भाई उस समय क्या था कि लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोग सरकार की मंशा को भी नहीं समझ पा रहे थे। देश अभी जल्दी जल्दी आजाद हुआ था, वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने नेताओं पे।
अपने नीति नियंताओं पे, तो उनको ये लग रहा था। और जमींदार जो था एक, वो तो चाह ही रहा था कि मतलब कृषक भी भड़क जाए, ताकि इसको ये सफल ही ना हो पाई योजना, क्योंकि इसमें तो जमींदारों का नुकसान था। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जमीन ले ले रही है सरकार, वो छीन लेगी। कुछ लोगों का ये आरोप था कि नहीं, जमींदार तो जो है वो कि सरकार जो है वो जमींदारों के हित में काम कर रही है। तो ये सब चीजें जो अफवाहें थी उनकी आप चर्चा कर देंगे, जो चकबंदी के तहत चुनौतियां थी। फिर आगे देखिए, हदबंदी में क्या चुनौती है। हदबंदी मतलब वही कि एक भूमि का एक सीमित मात्रा तय कर देना कि आप इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकते, जो बड़े बड़े जमींदार थे। तो उसमें क्या था, क्योंकि हदबंदी व्यक्तिगत स्तर पर लागू थी और परिवार की परिभाषा अस्पष्ट थी, अतः संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण होना। मतलब ये जो चकबंदी थी, सारी हदबंदी, तो इसमें क्या था कि ये व्यक्तिगत स्तर पे लागू की गई। यहाँ जो परिवार का जो अभी आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि भाई एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वो व्यक्तिगत स्तर पे, तो सोचिए एक व्यक्ति के पास संपत्ति, उसके बेटे के पास, उसके बहू के पास, उसके माँ बाप के पास, तो बहुत ही संपत्ति तो परिवार में ही रह गई। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सरप्लस बच रही है वो अपने सगे संबंधियों में बांट दिया गया। तो कहीं ना कहीं हदबंदी में ये चुनौती आई। फिर मुकदमेबाजी से क्रियान्वयन में देरी, वही जो मैंने कहा कि भाई संपत्ति को लेकर के कि हमारा मूल अधिकार है, जो जमींदार वर्ग थे वो कोर्ट चले गए। तो ये चीजें हदबंदी के तहत दिखा देंगे। फिर काश्तकारी सुधार में चुनौतियां, जो काश्तकार लोग थे, जो काश्तकार होते थे, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था, वे मौखिक और पीढ़ीगत रूप में कार्य करते थे, अतः उन्हें अधिकार दिलाने में समस्या। देखिए, अब जो काश्तकारों की बात थी कि भाई काश्तकारों को जो है, जो मैंने स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि भाई काश्तकारों को जो है उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन वो मालिकाना हक कैसे मिलेगा? रीजन ये कि जो जमींदार के यहाँ काश्तकार काम करता था, तो उसका तो कोई लिखित रिकॉर्ड तो था नहीं कि फला व्यक्ति जो है फला जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, कितने वर्षों से काम कर रहा है, या पीढ़ी दर पीढ़ी यदि काम भी कर रहा है, तो वो मौखिक था, वो कोई लिखित नहीं था। और लिखित प्रमाण ना होने की वजह से हुआ क्या कि जब काश्तकारों के अधिकारों की बात की गई, तो जो जमींदार लोग थे वो मुकर गए, बोले ये तो हमारा काश्तकार ही नहीं है, ये हमारे खेतों में काम ही नहीं करता है। और इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि लिखित कोई साक्ष्य नहीं था। फिर जो है काश्तकारी सुधार कानून में देरी से लागू हुआ। जो काश्तकारी सुधार कानून आया वो भी देरी से लागू हुआ, एवं आरंभिक कुछ वर्षों में लागू होने के बाद भी इसका क्रियान्वयन पक्ष बेहद कमजोर रहा। देखिए, ये जो काश्तकारी सुधार, एक तो बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो आया नहीं, ये तो थोड़ा बाद में आया, और जब आया भी तो फिर भी वो उस तीव्रता के साथ लागू नहीं हुआ जिस तरीके से ये होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कानून था। तो इसके लिए अ, कई तरीके से प्रयास होने चाहिए थे, और सरकार उस दिशा में काम नहीं कर सकी। सरकार की अपनी सीमाएं थी, वही सीमाएं थी कि भाई जमींदार लोग उस पे हावी थे, और कुछ जमींदार ही नेता थे, कुछ जमींदार ही नौकरशाह थे। तो कोई भी अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं चाहता। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, आप इनका इनकी जो है उल्लेख कर दें यहाँ। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष, अतः इन चुनौतियों के कारण ही उत्तर प्रदेश में भू सुधार के प्रयास भली भांति सफल नहीं हो पाए। मतलब अगर ये प्रयास जो थे भूमि सुधार के, वो सही से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में देखा जाए, आचार्य विनोबा भावे ने जो है भू दान आंदोलन चलाया, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो उतनी महत्वाकांक्षा, मतलब वो उतनी बड़ी पर्सनालिटी द्वारा उतना बड़ा काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी उस तरीके की सफलता नहीं मिली। और उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत सफल नहीं हो पाया। और यही कारण है कि आज भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता, पलायन और बेरोजगारी की समस्याएं बनी हुई हैं। तो आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे करके अपने प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त कर दीजिए। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यही था, आगे भी देख लीजिए।
देखिए, अगर आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं देखा होगा, ये हमारा पिछला प्रश्न था कि जल शक्ति मिशन की प्रमुख विशेषताओं, जल शक्ति मिशन विशेषताओं एवं उसके महत्व की चर्चा करें। यदि आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सीधे सीधे आपके टॉपिक में मेंशन है, तो यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको आप लोग देख लें। और आज के प्रश्न का उत्तर तो यहीं तक था। हम आगे फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।